देश और दुनिया की सबसे मशहूर कहानियाँ हिंदी में रोशनी के संग। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। हमारे सभी सुनने वालों का मैं रोशनी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चिनुआ अचेबे द्वारा लिखी गई कहानी मृतकों का मार्ग। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की मुलाकात। अपेक्षा से कहीं पहले माइकल ओबी की इच्छा पूरी हो गई। जनवरी 1949 में उसकी नियुक्ति नड्यूम केंद्रीय विद्यालय के प्रधानाचार्य के पद पर कर दी गई। यह विश्वविद्यालय हमेशा से पिछड़ा हुआ था, इसलिए स्कूल चलाने वाली संस्था के अधिकारियों ने एक युवा और ऊर्जावान व्यक्ति को वहां भेजने का निर्णय किया। ओबी ने इस दायित्व को पूरे उत्साह से स्वीकार किया। उसके जहन में कई अच्छे विचार थे और ये उन पर अमल करने का सुनहरा मौका था। उसने माध्यमिक स्कूल की बेहतरीन शिक्षा पाई थी और आधिकारिक रिकॉर्ड में उसे महत्वपूर्ण शिक्षक का दर्जा दिया गया था। इसी वजह से उसे संस्था के अन्य प्रधानाचार्यों पर बढ़त प्राप्त थी। पुराने कम शिक्षित प्राध्यापकों के दकियानूसी विचारों की वह खुलकर भर्त्सना करता था। हम ये काम बखूबी कर लेंगे, है ना? अपनी पदोन्नति की खुशखबरी आने पर उसने अपनी युवा पत्नी से पूछा। बेशक, पत्नी बोली, इस विद्यालय परिसर में खूबसूरत बगीचे भी लगाएंगे और हर चीज आधुनिक और सुंदर होगी। अपने विवाहित जीवन के 2 वर्षों में वह ओबी के आधुनिक तौर तरीकों के विचार से बेहद प्रभावित हो चुकी थी। उसके पति की राय ये थी कि ये बूढ़े सेवानिवृत्त लोग शिक्षा के क्षेत्र की बजाय अनिच्छा के बाजार में बेहतर व्यापारी साबित होंगे, और वह इससे सहमत थी। अभी से वह खुद को एक युवा प्रधानाचार्य की सराही जा रही पत्नी के रूप में देखने लगी थी, जो कि स्कूल की रानी होगी। अन्य शिक्षकों की पत्नियां उससे जलेंगी। वह हर चीज में फैशन का प्रतिमान स्थापित करेगी। फिर अचानक उसे लगा कि शायद अन्य शिक्षकों की पत्नियां होंगी ही नहीं। चिंतातुर नजरें लिए उम्मीद और आशंका के बीच झूलते हुए उसने इसके बारे में अपने पति से पूछा। हमारे सभी सहकर्मी युवा और अविवाहित हैं, उसके पति ने जोश से भरकर कहा, पर इस बार वह इस जोश की सहभागी नहीं बनी। ये एक अच्छी बात है, ओबी ने अपनी बात जारी रखी। क्यों? क्यों क्या? वे सभी युवा शिक्षक अपना पूरा समय और अपनी पूरी ऊर्जा विद्यालय के उत्थान के लिए लगाएंगे। नैन्सी दुखी हो गई। कुछ मिनटों के लिए उसके दिमाग में विद्यालय को लेकर कई सवालिया निशान लग गए, लेकिन वह कुछ मिनटों की ही बात थी। उसके छोटे से व्यक्तिगत दुर्भाग्य ने उसके पति की बेहतर संभावनाओं के प्रति उसे कुंठित नहीं किया। उसने अपने पति की ओर देखा, जो एक कुर्सी पर अपने पैर मोड़कर बैठा हुआ था। वह थोड़ा कुबड़ा सा था और कमजोर लगता था, लेकिन कभी कभी वह अचानक उभरी अपनी शारीरिक ऊर्जा के वेग से लोगों को हैरान कर देता था। किंतु अभी जिस अवस्था में वह बैठा था, उससे ऐसा लगता था जैसे उसकी सारी शारीरिक ऊर्जा उसकी गहरी आंखों में समाहित हो चुकी थी, जिसने उन आंखों में एक असामान्य भेदक शक्ति ला दी थी। हालांकि उसकी उम्र केवल 26 वर्ष की थी, वह देखने में 30 साल या उससे अधिक का लगता था, पर मोटे तौर पर उसे बदसूरत नहीं कहा जा सकता था। क्या सोच रहे हो माइक? नैन्सी ने पूछा। मैं सोच रहा था कि हमारे पास ये दिखाने का एक बढ़िया अवसर है कि एक विद्यालय को किस तरह चलाना चाहिए। नड्यूम स्कूल एक बेहद पिछड़ा हुआ विद्यालय था। श्री ओबी ने अपनी पूरी ऊर्जा स्कूल के कल्याण के लिए लगा दी। उनकी पत्नी ने भी ऐसा ही किया। श्री ओबी के 2 उद्देश्य थे। वे शिक्षण का उच्च मानदंड स्थापित करना चाहते थे, साथ ही वे विद्यालय परिसर को एक खूबसूरत जगह के रूप में विकसित करना चाहते थे। वर्षा ऋतु के आते ही श्रीमती ओबी के सपनों का बगीचा अस्तित्व में आ गया, जहां तरह तरह के रंग बिरंगे सुंदर फूल खिल गए। करीने से कटी हुई विदेशी झाड़ियां स्कूल परिसर को आसपास के इलाके में उगी जंगली देसी झाड़ियों से अलग करती थीं। एक शाम जब ओबी विद्यालय के सौंदर्य को सराह रहा था, गांव की एक वृद्धा लंगड़ाती हुई स्कूल के परिसर में होकर गुजरी। उसने फूलों भरी एक क्यारी को लांघा और स्कूल की बाड़ पार करके वह दूसरी ओर की झाड़ियों में गायब हो गई। उस जगह आने पर ओबी को गांव की ओर से आ रही एक धूमिल पगडंडी के चिन्ह मिले,
जो स्कूल परिसर से गुजरकर दूसरी ओर झाड़ियों में गुम हो जाती थी। मैं इस बात से हैरान हूं कि आप लोगों ने गांव वालों को विद्यालय परिसर के बीच से गुजरने से कभी नहीं रोका। ये कमाल की बात है। ओबी ने उनमें से एक शिक्षक से कहा जो उस स्कूल में पिछले 3 वर्षों से पढ़ा रहा था। वह शिक्षक खिसियाने से स्वर में बोला, दरअसल ये रास्ता गांव वालों के लिए बेहद महत्वपूर्ण लगता है। हालांकि वे इसका इस्तेमाल कम ही करते हैं, लेकिन ये गांव को उनके धार्मिक स्थल से जोड़ता है। लेकिन स्कूल का इससे क्या लेना देना है? ओबी ने पूछा। ये तो पता नहीं, लेकिन कुछ समय पहले जब हमने गांव वालों को इस रास्ते से आने जाने से रोका था तो बहुत हंगामा हुआ था। शिक्षक ने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया। वह कुछ समय पहले की बात थी, पर अब ये सब नहीं चलेगा। वहां से जाते हुए ओबी ने अपना फैसला सुनाया। सरकार के शिक्षा अधिकारी अगले हफ्ते ही स्कूल का निरीक्षण करने यहाँ आने वाले हैं। वे इसके बारे में कैसा महसूस करेंगे? गांव वालों का क्या है? हो सकता है निरीक्षण वाले दिन वे इस बात के लिए जिद करने लगें कि वे स्कूल के कमरे का इस्तेमाल अपने कबीलाई रीति रिवाजों के लिए करना चाहते हैं। फिर पगडंडी के स्कूल परिसर में प्रवेश करने तथा बाहर निकलने वाली दोनों जगहों पर मोटी और भारी लकड़ियों की बाड़ लगा दी गई और इसको सुदृढ़ करने के लिए कंटीली तारों से इसकी किलेबंदी कर दी गई। 3 दिनों के बाद उस कबीलाई गांव का एक पुजारी एनी प्रधानाचार्य ओबी से मिलने आया। वह एक बूढ़ा और थोड़ा कुबड़ा आदमी था। उसके पास एक मोटा सा डंडा था। वह जब भी अपनी दलील के पक्ष में कोई नया बिंदु रखता था तो अपनी बात पर बल देने के लिए आदतन उस डंडे से जमीन को थपथपाता था। शुरुआती शिष्टाचार के बाद पुजारी बोला, मैंने सुना है कि हमारे पूर्वजों की पगडंडी को हाल ही में बंद कर दिया गया है। हाँ, हम स्कूल परिसर को सार्वजनिक रास्ता बनाने की इजाजत नहीं दे सकते, ओबी ने कहा। देखो बेटा, ये रास्ता तुम्हारे या तुम्हारे पिता के जन्म से भी पहले से यहाँ मौजूद था। हमारा गांव इस पर पूरी तरह से निर्भर करता है। हमारे मृत संबंधी इसी रास्ते से आते हैं और हमारे पूर्वज इसी मार्ग से होकर हमसे मिलने आते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि जन्म लेने वाले बच्चों को भी आने का यही रास्ता दिया गया है। श्री ओबी ने एक संतुष्ट मुस्कान के साथ पुजारी की बात सुनी। हमारे स्कूल का असल उद्देश्य ही इस तरह के अंधविश्वासों को जड़ से उखाड़ फेंकना है। मृतकों को पगडंडी की आवश्यकता नहीं होती। ये पूरा विचार ही बकवास है। ये हमारा फर्ज है कि हम बच्चों को ऐसी हास्यपद विचारों से बचाएं, ओबी ने अंत में कहा। जो आप कह रहे हैं हो सकता है वह सही हो, लेकिन हम अपने पूर्वजों के रीति रिवाजों का पालन करते हैं। यदि आप ये रास्ता खोल देंगे तो हमें झगड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं हमेशा से कहता आया हूं, हम मिलजुल कर रह सकते हैं। पुजारी जाने के लिए उठा। मुझे माफ करें, किंतु मैं विद्यालय परिसर को सार्वजनिक रास्ता नहीं बनने दे सकता। ये हमारे नियमों के विरुद्ध है। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अपने पूर्वजों के लिए स्कूल के बगल से होकर एक दूसरा रास्ता बना लीजिए। हमारे स्कूल के छात्र उस रास्ते को बनाने में आपकी मदद भी कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि आपके मृतक पूर्वजों को इस नए रास्ते से आने जाने में ज्यादा असुविधा होगी, युवा प्रधानाचार्य ने कहा। मुझे आपसे और कुछ नहीं कहना, बाहर जाते हुए पुजारी बोला। 2 दिन बाद प्रसव पीड़ा के दौरान गांव की एक युवती की मृत्यु हो गई। फौरन गांव के ओझा को बुलाकर उससे सलाह ली गई। उसने स्कूल परिसर के इर्द गिर्द कंटीली तारों वाले बाड़ को लगाने की वजह से अपमानित हुए पूर्वजों को मनाने के लिए भारी बलि चढ़ाए जाने का मार्ग सुझाया। अगली सुबह जब ओबी की नींद खुली तो उसने खुद को स्कूल के खंडहर के बीच पाया। कंटीली तारों वाली बाड़ को पूरी तरह तोड़ दिया गया था। करीने से कटी विदेशी झाड़ियों और रंग बिरंगे फूलों वाले बगीचे को तहस नहस कर दिया गया था। यहाँ तक कि स्कूल के भवन के एक हिस्से को भी मलबे में तब्दील कर दिया गया था। उस दिन गोरा सरकारी निरीक्षक वहां आया और ये सब देखकर उसने प्रधानाचार्य के विरुद्ध एक गंदी टिप्पणी लिखी। स्कूल और फूलों के बगीचे के ध्वंस से ज्यादा गंभीर बात उसे ये लगी कि नए प्रधानाचार्य की गलत नीतियों की वजह से विद्यालय और गांव वालों के बीच
कबीलाई युद्ध जैसी विकट स्थिति पैदा हो गई है। दोस्तों, ये कहानी हमें पश्चिमीकरण और औपनिवेशिक मानसिकता के कारण माइकल की अपनी ही संस्कृति और परंपराओं को कम आंकने के बारे में बताती है, और कहानी ये भी बताती है कि प्रगति और परंपरा के टकराव के बजाय समझ और सम्मान के साथ संतुलन कैसे बनाया जाना चाहिए। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि चिनुआ अचेबे द्वारा लिखी गई कहानी डेड मैन्स पाथ का हिंदी अनुवाद आपको कैसा लगा। मैं हूं आपकी दोस्त रोशनी और आप सुन रहे हैं बातचीत एंड शॉर्ट स्टोरीज विद रोशनी।